मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा क्यों। बिग फाइट में आपका फिर स्वागत है। बिग फाइट के साथ साथ एक सवाल चलता है जिसमें हम अपने दर्शकों से ये जानना चाहते हैं कि आज की ये बिग फाइट का जो विषय है उसके ऊपर उनकी राय क्या है। सवाल है कि क्या हम जानबूझकर नियमों की पालना नहीं करते हैं। इसके बारे में आपका जवाब हमें चाहिए। आप बताइएगा, फर्स्ट इंडिया टीवी के जो वेबसाइट है उस पर बताइएगा, फेसबुक पर बताइएगा, ट्विटर पर बताइएगा, और हम इस कार्यक्रम के आखिर में आपको इसका जवाब भी बताएंगे। हमारी चर्चा हो रही थी नंदा जी से, और अमृत जी ने बड़े अच्छे से ये बात कही थी कि मन की चंचलता है और ये इसलिए नियम तोड़ने के लिए आदमी अग्रसर हो जाता है। सचमुच में मन की चंचलता होती है नियम तोड़ना, या कुछ और बात है इसके? दीदी, मैं नियम तोड़ने और चंचलता पर तो बाद में, लेकिन डॉक्टर मोनिका शर्मा ने एक बड़ी अच्छी बात की, और माधव जी ने जो पहले सत्र में कही थी कि हमारे यहाँ पे जैसे वेस्ट के रिसाइकलिंग को लेकर उतनी चेतना नहीं है। मोनिका जी ने कहा कैसे पश्चिम में अलग अलग बॉक्सेस बने हुए हैं ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए, इनऑर्गेनिक वेस्ट के लिए। मेरा निवेदन है कि जितनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी भारत ने वेस्ट सर्कुलेशन को प्रैक्टिकल लाइफ में ईजाद की है, उतनी मुझे वेस्ट में नज़र नहीं आई। मैं इंग्लैंड में रहा 5 साल, वहाँ पर यदि मुझे अखबारों की रद्दी निकालनी है तो अखबारें मैं गाड़ी में डाल के ले जाऊँगा और किसी वहाँ पे वेस्ट वाले बॉक्स में डालूँगा। यहाँ पर अखबारें भी बिक जाती हैं। पुराने पाइप निकलेंगे तो उसमें से पीतल के नल वो अलग निकाल के स्टील के नल अलग बेच देंगे, और जिन प्लास्टिक के बॉक्सेस में आज की तारीख में कचरे इकट्ठे होने अलग अलग कैटेगरी, वो प्लास्टिक ही बिक जाता है। तो हमारे यहाँ पर वेस्ट को लेकर एक और बात, बचपन से सिखाया जाता है कि अन्न वेस्ट नहीं करना। आप इंग्लैंड में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में किसी भी रेस्तरां में जाओ, जो खाने की सर्विंग है बहुत ज़्यादा है, और जितना ऑर्गेनिक वेस्ट उनका होता है उतना आपको हिंदुस्तान में नज़र नहीं आएगा, सब किसी भी रेस्तरां में नज़र नहीं आएगा। और दूसरा कि परवरिश को लेकर कितने समाज और मुल्क ऐसे हैं जो परवरिश के तहत बच्चों में इतना कंपैशन डालें कि घर में जो रोटी बनी है पहली रोटी गाय के लिए। यदि आप छोले भटूरे वाले के पास भी खड़े होकर सड़क पे किसी से बात करें, आप देखेंगे वो बनाते हैं तो पहला छोला भटूरे का वो किनारे रख देते हैं गाय के लिए। तो ये जो कंपैशन है, हम अपनी परवरिश को लेकर हर समय हमें कोसने की आवश्यकता नहीं है। पश्चिम में समाज का विघटन तो बहुत पुरानी बात है। बच्चों में गन कल्चर कितना है स्कूल्स में, तो हमारे यहाँ उतावलापन है, चंचलता है, बच्चे सड़क पार कर जाते हैं, लेकिन इस कदर बंदूकें लेके एक दूसरे को नहीं मार रहे सिर्फ स्कूलों कॉलेजों में। वेस्ट को लेकर भी कई तरह से हमारे यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है, और परवरिश को लेकर भी हमारे यहाँ पे जो समाज में एक सेंस ऑफ जिम्मेदारी है बच्चों को लेकर, जो माँ बाप का कमिटमेंट है, उतने संसाधन चाहे ना प्रोवाइड कर पाएँ, लेकिन जो समय फिर भी दे पा रहे हैं व्यस्त अपने दिनचर्या के बावजूद भी, तो भी काफ़ी है। और ये एक सवाल नंदा जी ये खड़ा होता है कि जो हम विकास जिसको बोलते हैं, जो आज के ज़माने में बड़ी बात हो रही है, राजनीतिक मुद्दा भी बना हुआ है कि विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए, वो विकास किस चीज़ का होना चाहिए? जी सर, विकास को लेकर बड़ी स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है कि आप विकास को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से मापते हो कि जीडीपी आपका बढ़ा कि नहीं। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यदि कोई स्त्री एक व्यक्ति की, एक मर्द की सेवा करती, मान लीजिएगा वो नर्स है और वो एक आदमी की सेवा करती है, तो उसको एक तनख्वाह मिलती है, तो वो जीडीपी का हिस्सा है। कल को यदि उस नर्स ने उस आदमी से शादी कर ली, वो पति पत्नी हो गए और वो फिर भी वो सेवा कर रही है, तो उसकी सेवा जीडीपी से बाहर हो जाएगी। तो जीडीपी को लेकर जो दूसरा जीडीपी को लेकर जो समस्या है, जीडीपी ग्लोबल लेवल पे हमेशा डॉलर्स में आंका जाता है, तो रुपयों को हम डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो वो कन्वर्जन रेट के हिसाब से हिंदुस्तान जैसे मुल्कों का जीडीपी हमेशा कम करके आंका जाता है। नहीं, ये तो आर्थिक पक्ष हुआ, या डेवलपमेंट का जो राजनीतिक पक्ष है वो। मैं जानना चाहता हूँ कि हम समाज बनाने के लिए भी इस तरह के डेवलपमेंट की पॉलिसीज क्यों नहीं अडॉप्ट करते? तो डेवलपमेंट की परिभाषा में सर, यदि हम केवल मोर एंड मोर कंजम्पशन या प्रोडक्शन पे जोर देंगे तो वो पर्याप्त नहीं है। तो इकोनॉमिक्स में सर नया टर्म आया है, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स। ग्रॉस डेवलपमेंट अपने आप में एक आयाम है, हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट दूसरा आयाम है। तो इसको लेकर सर यूनेस्को ने या यूएनडीपी ने स्टडी करी थी पूरी दुनिया भर के देशों की कि कौन से मुल्कों के लोग अपने अपने देश में रह के खुश हैं। भारत दुनिया में पॉजिटिव लेवल पे नंबर 2 पे आया था। पहले नंबर पे सब अमेरिकी थे, अमेरिका में रह के खुश हैं। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज भारतीयों की थी कि हम सब भारत में पैदा हुए, भारत में रह के खुश हैं। तो ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स इस गरीबी के बावजूद भी हिंदुस्तान का उस रिपोर्ट में तो सर अच्छा ही आया था।
देखिए, इससे पहले कि माधव सिंह जी से पूछे कि क्या इसके पीछे कोई सांस्कृतिक कारण ऐसे रहे हैं जिनकी वजह से कि जैसा रमन नंदा जी बता रहे हैं कि किस तरीके से जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसका आकलन हो गया है, वो ये पता लगाते हैं। लेकिन आदमी को क्या उतना पता भी है कि सचमुच में वो हैप्पीनेस को फील करता है? मतलब ये एक बड़ी विचित्र सी बात है। और इसके क्या कोई सांस्कृतिक सामाजिक पहलू ज़्यादा महत्वपूर्ण है? हमको इस लेवल पर है ये बात। माधव सिंह जी, बात करूं उससे पहले सुशील शर्मा जी कोई सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ सुशील जी बोलिए। हाँ नमस्कार जी जगदीश जी। जी नमस्कार। नमस्कार सर, पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ फर्स्ट इंडिया को, 500 एपिसोड इन्होंने पूरे किए हैं बिग फाइट से। जी। दूसरा मेरा ये है सर कि हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि हम बच्चों को अपने मन में आध्यात्म से नहीं जोड़ना चाहते। पहले दिन से ही उनको उस लाइफ में डाल देते हैं जो उनके दुनियादारी सीखनी है। तुम्हें दुनियादारी सीखनी है, दुनिया देखो कैसे दौड़ रही है, दुनिया के साथ जुड़ने की चीज, अपने आप से जुड़ने की प्रवृत्ति हिंदुस्तान में बच्चों को नहीं सिखाई जा रही। जिस दिन वो अपने आप से जुड़ने की प्रवृत्ति सीखेंगे जगदीश जी, तो मैं इन सारे विद्वान से पूछना चाहता हूँ कि अपने आप से जुड़ने की विधि, जिसको हम आध्यात्म कह सकते हैं, जिसको कोई मेडिटेशन कह सकते हैं, किसी धार्मिकता से जुड़ा हुआ कह सकते हैं, लेकिन जब तक अपने आप से नहीं जुड़ेगा तो किसी में सुधार नहीं आएगा। उसकी जिंदगी भर उसके मन में एक ग्लानि रहेगी, मैं ऐसा क्यों बन गया, मैं ऐसा क्यों नहीं बना, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। ये सारी बातें जो है जी धन्यवाद आपको बहुत बहुत। अब मैं सुनील प्रजापति जी से भी बात करता हूं, फिर दोनों सवालों के जवाब पूछेंगे अपन। सुनील जी, सुनील जी शायद लाइन कट गई है उनकी। तो माधव सिंह जी से बात हो रही थी, एक सवाल इन्होंने उठाया है अपने यहाँ पर सुशील शर्मा जी ने, ये कहा है कि एक आध्यात्मिक पहलू भी है जीवन का, जिसको अगर बचपन से ही बच्चे के अंदर लिया जाए, उसको धार्मिक प्रवृत्तियों की तरफ ले जाया जाए, ये करे, तो क्या ये सचमुच में ये चीज़ें भी आदमी बना सकती हैं? देखिए, समाज का हिस्सा है व्यक्ति, और उसमें जो धार्मिक जो पहलू हैं, सामाजिक पहलू हैं, तो उन सब का मिला जुला असर उस व्यक्ति के व्यवहार पर पड़ता है। और जहाँ तक व्यवहार की बात है, अभी देश में बड़ा लंबा चौड़ा कार्यक्रम चल रहा है स्किल डेवलपमेंट का, लेकिन समस्या ये है कि सारा का सारा जो एम्फेसिस है वो हार्ड स्किल डेवलपमेंट, कि आप इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप मोटर मैकेनिक की ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप फिटर की ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप मशीन चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो सब ठीक है। लेकिन जहाँ बेसिकली जो मुख्य रूप से लोग जिनको कभी ट्रेनिंग नहीं मिली है या कि शिक्षा नहीं मिली है, वो है व्यवहार कुशलता। व्यवहार कुशलता में जो अभी बताया गया कि आदमी अपने आप से जुड़े, तो अपने आप से जुड़ने का मतलब ये है कि अपने समाज, हमारे यहाँ तो ये परंपरा है जिसमें कि परिवार में आगे के बच्चों को अपने आप ही स्किल ट्रांसफ़र होती है, जिसको बोलते हैं कि एक दूसरे से जो ज्वेलरी का काम करता है उसके बच्चे ज्वेलरी का काम करना आगे शुरू कर देते हैं, जो मैकेनिक है उसके बच्चे बाद में मैकेनिक बनने का काम शुरू कर देते हैं। खेती तो इस तरीके का है ही। हाँ, केस। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए ये जो तबके हैं जो एक विशेष योग्यता रखते हैं और उसमें काम करते रहें, परिवार वाले काम करते रहें, तो वो जो हार्ड स्किल है, चाहे वो ज्वेलरी की हो या कि मोटर मैकेनिक की हो या कि इलेक्ट्रीशियन की हो, वो तो ट्रांसफ़र हो रही है, उनके बच्चों के पास पहुंच रही है, उसमें वो काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कि क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है कि दूसरे क्षेत्र के लोग भी आ रहे हैं, जो कि गांव से आ रहे हैं, उनके माता पिता ऐसे वो काम नहीं करते थे जो वो काम कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं। रोकिए जरा। तो एक जो क्या कहते हैं टेक्निकल स्किल है वो तो अलग है, लेकिन व्यवहार कुशलता की जो स्किल है, जो कि लोगों के सामंजस्य बनाने की जो स्किल है, वो कहीं भी नहीं दी गई है, जैसा पहले मोनिका जी ने भी बताया। और ये स्किल डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा लिकुना है, बहुत बड़ा गैप है, जहाँ तक हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं देश की। मोनिका जी, ये डेवलपमेंट का जो अभी रमन जी ने भी बताया और आपने भी डेवलपमेंट की बात, सचमुच में आदमी का जो मानवीय पक्ष डेवलप होना चाहिए तो बढ़िया इंसान बनेगा, बढ़िया देश में तरक्की करने की तरफ रास्ते देखेगा और अच्छी अच्छी स्कीमों के साथ जुड़ेगा, बेईमानी नहीं होगी, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। आपको लगता है कि हमारे यहाँ ये चीज़ें डेवलप होनी चाहिए पहले, जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर और एक सेटअप कहते हैं, या पहले आदमी को बढ़िया तरीके से डेवलप करना चाहिए? और अगर नहीं हुआ है, ये इतना विशाल देश है जिसमें 1 अरब 20 करोड़ लोग आज भी रहते हैं, इसका बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अभी भी ऐसा लगता है हमको कई बार कि यार ये आदमी ढंग का नहीं है,
हम कई दफ़े परिवार के लोगों के बारे में भी सोचते हैं, दोस्तों के बारे में भी सोचते हैं कि कैसा व्यवहार करता है, आदमी ठीक नहीं है। तो क्या उसके लिए कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जिसको कि हम आज विकसित करना शुरू करें और एक अच्छा नागरिक बनने की तरफ ले जाया जा सके? हाँ, क्यों नहीं। देखा जाए तो देर हुई है, लेकिन अब भी अगर कोशिश करें तो अच्छा ही है, क्योंकि मानवीय गुणों से ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बात हो ही रही थी कि वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर बात हो रही थी या परवरिश से जुड़े कई मुद्दों पे बात हो रही थी। यहाँ पर मानवीय गुण वाले विषय को मैं फिर से जोड़ूंगी और जैसा अभी बात हुई व्यवहार कुशलता को लेकर, उसके साथ में भी ये चीज़ चलेगी। वो इस तरीके से कि ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होता है या परिवार में बच्चों को किस तरह से आगे चीज़ें, ये हमारे पास हैं, हमारे पास थी, पूरी हम आगे नहीं लेकर आ पाए हैं। लेकिन यहाँ पर दिखावा संस्कृति इतनी ज़्यादा हावी हुई है पिछले कुछ सालों में। तो जैसे सर ने अभी कहा कि अन्न की बर्बादी तो हमारी संस्कृति का हिस्सा ही नहीं है, हमें तो बताया जाता है थाली में जूठन छोड़नी ही नहीं है। लेकिन दिखावा संस्कृति अब ऐसी है कि आप शादियों में जाकर देखिए, ज़रूरत नहीं है उससे कहीं ज़्यादा तरीके से चीज़ों दिखाने के लिए, सिर्फ एक रुतबा अपना पुख्ता करने के लिए कि हाँ हम ऐसे हैं या हम इस तरह के हैं। मुझे तो समाज में कई बार मानवीय गुण इसलिए ज़रूरी हैं कि मुझे समाज में कई बार किसी महिला का मान और सम्मान करने का माहौल भी उसके अपने आर्थिक स्तर, वो जिस परिवार से आती है उसके आधार पर देखने को मिलता है, होता है, ऐसा लगता है। तो उन चीज़ों को देखकर अगर हम आज ये सोचें कि हाँ मानवीय गुण विकसित होने चाहिए या हमें उन पर ध्यान देना चाहिए, तो निसंदेह ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनसे व्यवहार कुशलता आएगी। उनसे हम शायद ये जो एक ज़रा सी बात पर सड़क पर हम भिड़ जाते हैं, रोड रेज जैसी हरकतें होती हैं आजकल, आए दिन ये घटनाएं होती हैं, सुर्खियां बनती हैं, तो उस वक्त शायद हम थोड़ा धैर्य रख पाएं। अगर वो मानवीय गुण होगा तो हम समझें कि गलती हुई है तो क्यों हुई है, वहाँ तक हम जाते ही नहीं हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो मैं आगे चलाता हूँ, उससे पहले खालिद कुरैशी जी बीकानेर से आपसे सवाल करना चाहते हैं उनको। हाँ खालिद जी फरमाइए। सर नमस्कार जी। इतना कुछ आप लोगों ने कह दिया, या तो मैं कुछ कहूँगा तो छोटा मुँह बड़ी बात होगी। मैं इतना ही कहूँगा कि आजकल के जो नौजवान है या बुजुर्ग, अभी जो माहौल चल रहा है वो ऐसा हो गया है कि भ्रष्टाचार, बेईमानी, चोरी, पीठ में छोरा घोंपना, ये सब आजकल के नेचर में हो गया है। ईमानदार लोग को, ईमानदारों को जीने नहीं दिया जाता। ये ठीक है, इसका जवाब अगर आप दें, मोनिका जी दें या सरूलिया जी दें, वो कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा हो गया है। और मैं फिर सवाल भी आपसे इसी पे पूछने वाला हूँ कि हमारे यहाँ पर जो इस तरीके की चीज़ें डेवलप हो गई, जैसे भ्रष्टाचार है, जैसे मनमर्जी है, ये समाज का हिस्सा है या राजनीति का हिस्सा है? राजनीति में चालू हुआ है या समाज में चालू हुआ है? यहाँ पर एक बिंदु जोड़ना चाहूँगी कि भ्रष्टाचार को लेकर ज़्यादातर जब भी बात होती है तो या तो आंकड़ों की बात होती है या ओहदों की बात होती है कि उस पोस्ट पर बैठे व्यक्ति ने ये किया, आज भ्रष्टाचार के आंकड़े ये हैं। इसका एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक पहलू है, सामाजिक पहलू भी है कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जो जड़ है, सबसे जो बड़ी वजह है वो है कि उस धन को समाज में मान मिलना जो जुटाया जाता है। जितना बड़ा घर उतना बड़ा मान, जितनी महंगी बेटी या बेटे की शादी उतना ही ज़्यादा समाज में मान मिलना। उन सारी चीज़ों के लिए इंसान कुछ भी करके धन जुटाने की कोशिश करता है। निश्चित रूप से ये आम आदमी की तनख्वाह से नहीं हो सकता। देखिए ना, आज अपने जयपुर में एक प्रोफेसर साहब पकड़े गए, तो ये मतलब कितनी दीनहीन तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि हम जो वो दिखावे की प्रवृत्ति की ओर जा रहे हैं, वो भी भ्रष्टाचार की मनोवैज्ञानिक रूप से एक बहुत बड़ी वजह है कि हमें बहुत कुछ ऐसा जुटाना है कि हम वो रुतबा हासिल कर सकें, कि हमें समाज में मान मिले। पहले मान मिलता था आपके कैसे गुण हैं, कैसा व्यवहार है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा उस आधार पर बनती थी। अब हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा घर के बाहर कितनी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं, कितनी बड़ी कोठी है, उन बातों को लेकर बनने लगी। इसमें निवेदन ये कि जो पहला सवाल आया था सुशील जी का, उनका कहना था कि भारत को अपने आध्यात्मिक पहलुओं को मजबूत रखना होगा और ये भारत को मैं रमन जी आप एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर ये चूंकि वहद सवाल है जिसके ऊपर की एक बड़ी विस्तृत चर्चा होने वाली है, हिंदुस्तान की पहचान इसकी वजह से भी बहुत बड़ी दुनिया में है, तो इसको थोड़ा सा विशेष तौर पे देखते हैं। उससे पहले चलते हैं एक ब्रेक पर। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा क्यों।